डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बहुत लोगों ने मुझे ये सलाह दिया, ये मेरे संपर्क करके बोला कि साइंस टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और ना सिर्फ पीसीएस बल्कि सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिभा आईएएस की ऑनलाइन क्लास सीरीज में आज से कुल 24 भागों में मैं पूरी बायोलॉजी को समेटने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सबों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई, सजीव जगत की शुरुआत कैसे हुई। तो गौर करेंगे, अगर हम सजीव जगत की बात करें, अगर हम बात करेंगे सजीव जगत की, तो इसके दो मुख्य फीचर हैं। पहला है आपका मेटाबॉलिज्म, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उपापचय, और दूसरा है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सजीवों की में गति होती है, सांस लेते हैं, ये सब कई जगह परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन मुख्य परिभाषा याद रखेंगे। सजीव जगत की मुख्य परिभाषा यही है कि जो भी उपापचय करते हों अथवा जो भी प्रजनन करते हों, क्योंकि गति तो कार में भी होती है, पेट्रोल कार भी पीता है, मान लो उसका भोजन है तो पोषण, भोजन, गति, ये सब तो निर्जीव में भी हो सकता है, किंतु कार अपने ऐसा एक नया कार तो नहीं पैदा कर सकता। उसी तरह से कार ग्लूकोज को ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकता। तो ऐसे में सजीव जगत का दो मुख्य फीचर है, पहला उपापचय, दूसरा प्रजनन। प्रजनन आप समझते हैं अपने जैसे अपने बच्चों को पैदा करने की क्षमता, दिक्कत नहीं। ये उपापचय क्या है इस पर देखेंगे। उपापचय है कि कोशिका के संरचना को, कोशिका की क्रियाओं को ऊर्जा के द्वारा मेंटेन करना, संरक्षित करना और आगे चलते रहना। तो उसके लिए क्या है, ऊर्जा चाहिए। तो कोशिकीय ऊर्जा जो होगी उसी से मेटाबॉलिज्म का बेसिक निर्धारण होगा। अब कोशिकीय ऊर्जा कैसे होती है तो आपको पता है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हर कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और बदले में 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। यही है मेटाबॉलिज्म का बेसिक प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं ऊर्जा का उत्पादन भी कोशिका के अंदर, अर्थात एक मोलेक्यूल ग्लूकोज का 6 मोलेक्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो ये क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के मोलेक्यूल और साथ में एनर्जी। अब ये कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये आप कोशिका विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। पहले से फिर याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है, CO2 H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, और जो ये एनर्जी है ये कोशिका द्वारा रख ली जाती है। अब ये एनर्जी सारा का सारा यूज़ किया नहीं जाता है। तो एनर्जी क्या है, कोशिका के अंदर ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ये एनर्जी जो है फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में ATP में कन्वर्ट करता है, और ये ATP ऊर्जा को संरक्षित करके भविष्य के यानी आगे के उपयोग के लिए अपने पास रखती है। तो ATP को क्या बोलते हैं, ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। ATP क्या है आपका, ऊर्जा करेंसी। और जिस किसी कोशिका में भी ये ग्लूकोज को विखंडन की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके और एनर्जी बनाई जाती है, उसे हम सजीव कहते हैं। यानी सजीव का ये मुख्य फीचर है ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात ऊर्जा को उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये दोनों काम जहाँ भी होते हैं ये सजीव जगत के अंतर्गत आते हैं। अब सजीव जगत में सबसे पहले हम नाम लेंगे, हालांकि सबसे पहले बने थे आपके बैक्टीरिया, किंतु हम क्रमिक रूप से शुरुआत करेंगे। तो सजीव जगत में एक ऐसे सजीव का नाम लेंगे जो आधा सजीव भी है और आधा निर्जीव भी है, यानी हम शुरुआत करेंगे विषाणु से। विषाणु यानी
वायरस। विषाणु यानी वायरस से हम शुरुआत करेंगे। अब ये वायरस क्या है समझ लें। तो वायरस क्या है, ये जब तक किसी सजीव कोशिका के अंदर होगा, इसमें मेटाबॉलिज्म भी होगा, इसमें प्रजनन भी होगा। वर्तमान में कोरोना का नाम आपने सुन रखा है, कोरोना वायरस है। ये करता क्या है, जब तक मानव शरीर में आया, जैसे ही ये मानव शरीर में आएगा वैसे ही क्या होगा, ये मानव शरीर के प्रोटीन को लेकर के, उसके आरएनए को लेकर के ये अपना प्रजनन का काम भी करेगा, और मानव कोशिकाओं में आते ही इसमें उपापचय का भी काम होता है। यानी एक कोरोना वायरस कई मल्टीपल में डिवाइड कर जाता है। वैसे ही कई सारे वायरस हैं, पोलियो का वायरस सुना होगा आपने, पॉक्स का वायरस सुना होगा आपने। ये सभी वायरस जब तक सजीव कोशिका के अंतर्गत हैं तब तक इनमें उपापचय भी होता है, तब तक इनमें प्रजनन भी होता है, ये सजीव है। किंतु अगर ये सजीव कोशिका से बाहर रहें तो ये ना इनमें प्रजनन होगा, ना ही इनमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा। फिर भी ये अपना मुख्य अंश जो भी है इनके शरीर का, उसको वैसे ही स्थिर रखेंगे और लाखों वर्ष तक धूल के कण या क्रिस्टल या फिर एरोसोल के रूप में ये मेंटेन रहेंगे। चलो कोरोना ठीक है, वायरस मर जाता है बाहर रहने पे, किंतु पॉक्स वायरस या फिर चेचक के वायरस या कई वायरस ऐसे हैं जो कोशिका में ना हो तो धूल कणों में लाखों वर्षों तक ऐसे ही इनर्ट यानी अक्रिय रूप से पड़े रह सकते हैं। ये मरते नहीं, ये पड़े रहते हैं। अर्थात इसी कारण वायरस को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। वायरस को बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। इट मीन्स कि अगर प्रश्न में ये आता है कि निम्नांकित में कौन सा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, चॉइस में होगा आपका विषाणु, बैक्टीरिया, फंगस या फिर कुछ प्लांट का नाम दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वायरस या विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि अगर ये सजीव कोशिका में होंगे तो सजीव की तरह व्यवहार करेंगे, और कोशिका से बाहर रहेंगे तो मरेंगे नहीं, बल्कि अक्रिय रूप से ये सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वायरस में ये हो गया। अब वायरस के प्रकार की हम बात करेंगे। वायरस का मूल चीज़ हमने बता दिया कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, किंतु वायरस के साथ इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, ये आप देखेंगे। तो वायरस की संरचना बड़ी सिंपल है। बाहरी बॉडी, बाहरी खोल इसका प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन के साथ साथ वसा या शुगर भी इसमें हो सकते हैं। तो मेन बॉडी जो भी हो प्रोटीन, वसा और शुगर का बना होगा, और उसमें प्रोटीन्स के, जैसे आपने देखा होगा कोरोना में या अन्य वायरस में भी प्रोटीन्स के बने स्पाइक होते हैं। ये हो गया इसको शरीर के इसकी बाहरी संरचना। तो इस बाहरी प्रोटीन से बने आवरण को, जिसमें प्रोटीन और वसा भी हो सकता है, इस आवरण को हम बोलते हैं विषाणु यानी वायरस का कैप्सूल बोलते हैं। और अंदर में क्या है, आनुवंशिकीय पदार्थ। आनुवंशिकीय पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो विषाणु की संरचना बड़ी सिंपल होती है। प्रोटीन से अथवा लाइपोप्रोटीन से यानी प्रोटीन और वसा से बना हुआ बाहरी कैप्सूल, और अंदर में कोई जीव द्रव्य नहीं होता, अंदर में सीधा क्या होता है, आनुवंशिकीय पदार्थ। अब आपने जाना होगा कि आनुवंशिकीय पदार्थ डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब विषाणु में दोनों नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है। विषाणु में कभी डीएनए आरएनए इकट्ठा नहीं मिलते हैं, या तो डीएनए होते हैं या तो आरएनए होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विषाणु के आनुवंशिकीय पदार्थ में या तो सिर्फ डीएनए होंगे अथवा सिर्फ आरएनए होंगे। अगर डीएनए हुआ तो उसको बोलेंगे डीएनए वायरस, आरएनए हुआ तो उसको बोलेंगे आरएनए वायरस। अब ये दोनों वायरस सामान्यतः किस पर होस्ट बनाते हैं, किस पे अटैक करते हैं, तो ये एकदम ध्यान से नोट कर लेंगे कि सामान्यतः डीएनए वायरस जंतु कोशिकाओं पर अटैक करते हैं और आरएनए वायरस
पादप यानी पौधे की कोशिकाओं पर अटैक करते हैं सामान्यतः, किंतु इससे कई अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे जंतु वायरस भी हैं जिसमें आरएनए होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ आप लोग के सहूलियत के लिए कि सामान्यतः नोट कर लेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है, बायोलॉजी में कभी आप लोग बॉदर नहीं करें कि बायोलॉजी बहुत टफ है, और एक बार समझ लेंगे तो दुनिया में कोई भी कंपटीशन होगा उसमें आप लोगों को बायोलॉजी में 100% क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो हमने कहा कि विषाणु के 2 ग्रेड होंगे, एक होगा डीएनए विषाणु, डीएनए वायरस, दूसरा हो गया आपका आरएनए वायरस। अब देखो डीएनए वायरस सामान्यतः जंतु कोशिकाओं पर हमला करते हैं, और आरएनए वायरस सामान्यतः पादप कोशिकाओं पर हमला करते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः वाली बात होगी, किंतु अपवाद भी हैं। अपवाद में कुछ आरएनए वायरस जंतु कोशिकाओं में भी प्रवेश करते हैं। अब जो ये अपवाद वाले होते हैं इनसे बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं। जो ये अपवाद वाले आरएनए वायरस हैं ये जंतु कोशिकाओं पर अगर हमला करते हैं तो बहुत ही घातक बीमारी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे आप HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, HIV वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, साथ में आपने सुना होगा इबोला वायरस। ये है क्या आपके आरएनए वायरस। साथ में आपका SARS, सार्स, और कोविड जो अभी कोरोना का चल रहा है, कोविड-19 बोलें या कोविड जो भी बोलें, कोरोना वायरस, ये भी आपके आरएनए वायरस के ही अंतर्गत अपवाद स्वरूप आते हैं। हमने 2 ग्रुप में क्यों किया, देखे होंगे आपके HIV वायरस, हेपेटाइटिस और इबोला को हमने अलग रखा और सार्स और कोविड को हमने अलग रखा। अंतर इसलिए रखा कि HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस और इबोला वायरस में जो आरएनए है ये अगर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो मनुष्य को के डीएनए को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य को डीएनए को अपना बनाने के लिए अपने आरएनए को पहले डीएनए में परिवर्तित करते हैं। वायरस मनुष्य शरीर के अंदर अपने आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करते हैं और तब मनुष्य के डीएनए को तोड़ करके अपने वायरस के आरएनए में बदलते हैं। ऐसे वायरस को बोलते हैं रेट्रो वायरस, यानी इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। किंतु सार्स और कोविड वायरस जो हैं ये अपने आरएनए को डीएनए में नहीं बदलते, ये इंसानी डीएनए को ही अपने टाइप के आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। इसी कारण ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते बल्कि आरएनए इंड्यूस आरएनए का काम करते हैं। तो ये हो गया डीएनए इंड्यूस आरएनए और ये हो गया आरएनए इंड्यूस आरएनए। हालांकि दोनों क्या हैं, उदाहरण अपवाद के उदाहरण नहीं हैं, दोनों आरएनए वाले वायरस ही हैं। तो याद रखें उदाहरण ऐसे वायरस जिनके जो जंतु वायरस हैं किंतु उनके कैप्सूल के अंदर आनुवंशिकीय पदार्थ के रूप में आरएनए मौजूद होता है, उनके उदाहरण हैं HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इबोला वायरस, सार्स वायरस, कोविड-19 वायरस। ठीक है, अब प्रश्न कभी कभी पूछता है कि वायरस की खोज कहाँ से हुई थी। तो एक लाइन का ये प्रश्न याद रखेंगे कि वायरस के खोज के रूप में एक साइंटिस्ट का नाम मैं लूँगा, इवानोवस्की। मैं लिखता हूँ वायरस की खोज, एक बार देख लेंगे। ये वायरस का आखिरी पॉइंट देखेंगे आप लोग। बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा जो चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है ना, तो गौर करोगे कि वायरस की खोज कहाँ से हुई थी। वायरस की खोज
इसे करा था, वैज्ञानिक का नाम है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी किसमें? तंबाकू के पत्ते में। तंबाकू के पत्ते में, और इसका नाम रखा था TMV, यानी टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस के रूप में इवानोवस्की महोदय ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी, जो बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा माना जाता है। और इस वायरस के प्रभाव से बहुत सारे महामारियां भी फैली हैं। आपने सुना होगा 1920 ईस्वी के आसपास स्पेनिश फ्लू फैला था। उसके पहले चेचक महामारी के रूप में दुनिया भर में फैलती थी। तो ये वायरस जो थी, ये महामारियों के लिए हर साल का ये विश्व का पर्याय बना हुआ है। हालांकि इसकी खोज इवानोवस्की महोदय ने तंबाकू के पत्ते में की थी। ठीक है, अब आखिर में एक प्रश्न आता है कि वायरस तो सभी कोशिकाओं पे, सभी सजीव कोशिकाओं पे हमला करते हैं। क्या ऐसे भी वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं? बिल्कुल सही। ऐसे वायरसों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं पर हमला करके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और बदले में एक बैक्टीरिया से सैकड़ों हजारों वायरस पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को शिकार बनाते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फाज यानी खाने वाला। तो ऐसे वायरस, आखिर में नोट करेंगे इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली कि कुछ वायरस का एक ग्रुप ऐसा होता है, वायरस के एक समूह ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं बाबू? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस ऐसे को बोलते हैं। और ये सभी बैक्टीरियोफाज वायरस एक DNA वायरस होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इस डायग्राम की विधि से आप समझ सकते हैं कि ये वायरस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखोगे कि मान लो कि ये बैक्टीरिया है। ये हमने एक बैक्टीरिया का तस्वीर बनाया जिसके अंदर ये DNA है इसका, और ये वायरस होता है। इसका आकृति बड़ा अजीब होता है। ये रहा इसका कैप्सूल और इसकी टांगें होती हैं, प्रोटीन से ही बनी हुए इसकी टांग जैसी संरचना होती है। इसके अंदर मान लो ये DNA हुआ। ये क्या करता है, यहाँ से ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को घुलाएगा और अपना DNA, इससे निकल कर के DNA सीधा कहाँ आ जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। अब ये वायरस का जो DNA है इस बैक्टीरियल DNA को तोड़ देता है और इस बैक्टीरियल DNA को अपने DNA के कई रूपों में परिणत कर लेता है। मान लो कि एक वायरस बैक्टीरियोफाज यहाँ अटैच हुआ, इसने बैक्टीरिया के अंदर के DNA को तोड़ करके अपने कई सारे DNA बना लिए और बैक्टीरिया के प्रोटीन से ही अपना कैप्सूल भी बाद में बना लेते हैं। देखो सबका अपना अपना कैप्सूल बन रहा है। तो एक वायरस से बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया और एक वायरस बैक्टीरिया के बॉडी में कई सारे वायरस में इनका प्रजनन हो गया। बैक्टीरिया के DNA को लिया, बैक्टीरिया के ही प्रोटीन को लिया और देखो अंदर में वायरस भर गए। बैक्टीरिया के शरीर में वायरस जो है ये बन करके नया नया भर गए। और अब ये क्या करेंगे, जब भर जाएंगे तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देंगे और खुद बाहर निकल जाएंगे। ये सारे जो भी हैं वायरस, ये वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हुए बाहर निकल जाएंगे। यानी एक वायरस से सैकड़ों वायरस में ये परिणत हो जाएंगे। कैसे? ऑन कॉस्ट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मार करके ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो एक प्रश्न आता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया नहीं होता। आपने सुना होगा गंगा जल को आप बरसों तक रख दें खराब नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता। तो क्या एंटीबायोटिक होता है? नहीं। गंगा के पानी की खासियत क्या है? गंगा जल में बैक्टीरियोफाज अरबों की संख्या में बहते रहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। गंगा जल में बैक्टीरियोफाज वायरस
बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो गंगा जल में लाख गंदगी मिल जाए, गंदगी से जितने भी बैक्टीरिया आएंगे सबको ये बैक्टीरियोफाज वायरस खा जाएगा, सबको ख़त्म कर देगा। यही कारण है इस बैक्टीरियोफाज वायरस के कारण कि गंगा जल में बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं और गंगा जल बरसों तक खराब नहीं होता। उसका मूल कारण है आपका ये बैक्टीरियोफाज वायरस। तो परीक्षोपयोगी हमने ये बहुत कुछ बतला दिया आपको। अब देखें कि बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियां कितने तरह की होती हैं। तो इसको अलग अलग नोट कराने से अच्छा है आप सबों के पास आपकी किताबों में एक चार्ट बना होगा वायरस एवं उससे होने वाली बीमारियाँ, जंतु में भी यानी मनुष्यों में भी और पौधों में भी, वो आपके पास लिस्ट बना हुआ होगा। जैसे मैं उधर नाम लेता हूँ, आपके पास होगा लिस्ट में वायरस, फ्लू वायरस क्या है, पॉक्स वायरस क्या है, ये सब की चर्चा हर एक किताब में जो भी आपके पास है एक लिस्ट बनाकर की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जंतु ऐसे वायरस जो मनुष्यों की बीमारी के कारक होते हैं, ये प्रश्न में पूछता है और ये सभी के पास अवेलेबल है। इसको अलग से चर्चा करने की खास आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि आजकल थोड़ा ट्रेंड बदला है और वायरस से पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी कभी कभी पूछने लगे हैं। तो करीब 8-10 वायरस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, वो भी आपकी किताबों में टेबल बना के दिया हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे। तो वायरस में इससे अधिक परीक्षा में नहीं पूछता है। और अगली क्लास में हम आप लोगों को शेष अन्य जैसे बैक्टीरिया के प्रकार, फिर उसके बाद कैसे प्रोटोजोआ बने, फिर कैसे बहुकोशिकीय जीवों का और बहुकोशिकीय पादपों का और कब ये अलगाई का और फंगस का विकास हुआ, उसकी चर्चा हम करते जाएंगे क्रमवार रूप में, उतना ही जितना कि परीक्षा में पूछता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अधिक नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ उतना ही पॉइंट आपको दूंगा जितनी कि तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा कि कुल 24 लेक्चर की ये सीरीज होगी। 24 लेक्चर में मैं पूरी बायोलॉजी को समाहित करने का प्रयास करूँगा और आपको अगर पूरे लेक्चर को देखना है, समझना है, जानना है तो प्रतिभा IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और आप आगे खुद से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अंत में बोलूँगा बायोलॉजी रटें नहीं, समझें और फिर समझ कर के याद करें। आप कभी गलतियाँ नहीं होंगी। आपको बायोलॉजी से संबंधित 100% क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में आसानी से होगा। धन्यवाद।